इस वीडियो में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, इस वीडियो के अंतर्गत हम क्रिएटिंग एन इंक्लूसिव स्कूल बीएड सेकेंड ईयर के पेपर के 3rd यूनिट के टॉपिक चिंतनशील शिक्षण या रिफ्लेक्टिव टीचिंग के विषय में चर्चा करेंगे। चिंतनशील शिक्षण या रिफ्लेक्टिव टीचिंग की अगर हम बात करते हैं तो इस विधि के प्रतिपादक एलेक्स एफ ऑसबॉर्न हैं। सन 1963 में उन्होंने अपनी रचना अप्लाइड इमेजिनेशन में इसका उल्लेख किया है। यह एक प्रजातांत्रिक विधि है। चिंतन स्तर के शिक्षण के लिए यह आवश्यक है कि इससे पहले स्मृति एवं बोध स्तर का शिक्षण छात्र कर चुके हों, तभी इस स्तर का शिक्षण सफल होता है। तो हम पहले यहाँ बात करेंगे स्मृति स्तर का शिक्षण क्या होता है। स्मृति स्तर में ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न की जाती है जिससे छात्र पढ़ाई गई विषय वस्तु या कंटेंट को आत्मसात कर सके। इस स्तर पर प्रत्यास्मरण क्रिया पर जोर दिया जाता है। अब अगर हम बोध स्तर के शिक्षण की बात करें तो बोध स्तर के शिक्षण के लिए यह आवश्यक है कि इससे पूर्व स्मृति स्तर पर शिक्षण जो है वह हो चुका हो। बोध स्तर के शिक्षण में शिक्षक छात्रों के समक्ष पाठ्यवस्तु को इस प्रकार प्रस्तुत करता है कि छात्रों को बोध के लिए अधिक से अधिक अवसर मिले और छात्रों में अधिक सूझबूझ उत्पन्न हो सके। इस प्रकार के शिक्षण में शिक्षक और छात्र दोनों ही सक्रिय रहते हैं। तो ये था स्मृति एवं बोध स्तर का शिक्षण। अब हम बात करेंगे चिंतनशील शिक्षण की परिभाषा की। चिंतनशील शिक्षण की परिभाषा मॉरिस एल विग्गी के अनुसार चिंतनशील शिक्षण में कक्षा में ऐसा वातावरण उत्पन्न किया जाता है जो अधिक सजीव, उत्तेजित करने वाला, आलोचनात्मक एवं संवेदनशील हो। यह छात्रों के सम्मुख नवीन व मौलिक चिंतन का स्वतंत्र वातावरण प्रस्तुत करता है। इस प्रकार का शिक्षण बोध स्तर के शिक्षण की अपेक्षा अधिक कार्य उत्पादन को बढ़ावा देता है। चिंतनशील शिक्षण में स्मृति तथा बोध स्तर दोनों ही प्रकार का शिक्षण सम्मिलित होता है। शिक्षण का सर्वोच्च स्तर चिंतन स्तर होता है। चिंतन स्तर का शिक्षण जो है वह समस्या केंद्रित होता है। इसमें छात्र को मौलिक चिंतन करना पड़ता है। छात्र को विषय वस्तु के संबंध में आलोचनात्मक दृष्टिकोण, सामान्यकरण व नवीन तथ्यों की खोज जो है वह करनी होती है। चिंतनशील शिक्षण जो है वह शिक्षक की योग्यता, अनुभव व कुशलता पर निर्भर करता है। इस प्रकार का शिक्षण छात्रों को स्वतंत्र रूप से ज्ञान प्रदान करने में सहायक है। इस प्रकार के शिक्षण में छात्रों के समक्ष समस्या प्रस्तुत की जाती है, वे उसके समाधान का प्रयत्न व हल खोजते हैं। छात्र परंपरागत ढंग से न सोचकर कल्पनात्मक एवं सृजनात्मक ढंग से चिंतन करता है। इस प्रकार विद्यार्थी गहन तथा गंभीर चिंतन द्वारा अपना मौलिक दृष्टिकोण बनाना सीख जाता है तथा इस योग्य बन जाता है कि वह अपने भावी जीवन में आने वाली प्रत्येक समस्या को कल्पना, चिंतन एवं तर्क द्वारा सफलतापूर्वक हल कर सकता है। अब हम बात करेंगे चिंतन स्तर हेतु शिक्षण की या टीचिंग फॉर रिफ्लेक्टिव स्टेज। चिंतन स्तर का शिक्षण स्मृति एवं बोध दोनों ही स्तर के शिक्षण से अधिक महत्वपूर्ण होता है। इस स्तर पर शिक्षण जो है वह समस्या केंद्रित होती है, जिसकी 2 प्रमुख विशेषताएं होती हैं। पहली है समस्या का उत्पन्न होना तथा दूसरी है उस समस्या का समाधान खोजना। यह समस्या इस प्रकार की होती है जिसे बालक स्वयं खोजता है या अनुभव करता है तथा फिर वह अपने ही चिंतन एवं तर्क द्वारा उस अनुभूत समस्या का समाधान खोजता है। परावर्तन स्तर का शिक्षण सफल होने पर छात्र में अंतर्दृष्टि का विकास होता है, जिससे बालक में समस्या समाधान की क्षमता का विकास होता है। इस स्तर के शिक्षण के 3 प्रमुख तत्व हैं। पहला है चिंतन, दूसरा है तर्क और तीसरा है अंतर्दृष्टि। किसी समस्या के अनुभव होने पर हम उसके बारे में सोचते हैं अर्थात चिंतन करते हैं। चिंतन के द्वारा वह उसके समाधान के लिए अनेक विकल्पों पर विचार करते हैं, इसे तर्क कहते हैं। वह मानसिक क्रिया जिसमें हमें अचानक सूझ द्वारा उसका कोई उत्तम समाधान स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगता है तो उसे हम अंतर्दृष्टि कहते हैं।
इन तीनों के साथ ही चिंतन स्तर का शिक्षण जो है वह पूर्ण होता है। अर्थात सबसे पहले किसी समस्या के अनुभव होने पर हम उसके बारे में सोचते हैं, अर्थात चिंतन करते हैं। फिर चिंतन के द्वारा हम उसके समाधान के लिए अनेक प्रकार के जो विकल्प होते हैं उन पर विचार करते हैं, तो इसे ही हम तर्क कहते हैं। और वह मानसिक क्रिया जिसमें हमें अचानक सूझ द्वारा उसका कोई उत्तम समाधान दिखाई देने लगता है या कोई समाधान मिल जाता है, तो उसे हम अंतर्दृष्टि कहते हैं। इन तीनों के साथ ही चिंतन स्तर का शिक्षण जो है वह पूर्ण होता है। इस स्तर के शिक्षण के लिए शिक्षण कक्षा में सजीव, उत्तेजक, प्रेरणादायी एवं आलोचनात्मक वातावरण को जन्म देता है, जो मौलिक चिंतन एवं नूतन चिंतन को या नवीन चिंतन को प्रोत्साहित करता है। जैसा कि हम जानते हैं, मानव जीवन में हर रोज नई नई परिस्थितियां एवं समस्याएं आती हैं और इन समस्याओं को सुलझाने में चिंतन या विचार ही जो है वह सहायक होते हैं। और शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य बालक में चिंतन एवं तर्क क्षमता का विकास करना है, जिससे कि वह अपने जीवन में आने वाली समस्याओं का समाधान जो है वह सरलतापूर्वक कर सके। अब हम बात करेंगे चिंतनशील शिक्षण की विशेषताओं की। चिंतनशील शिक्षण की विशेषता या कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिफ्लेक्टिव टीचिंग की अगर हम बात करते हैं, तो इसकी जो पहली विशेषता है वह है कि चिंतन शिक्षण स्तर का शिक्षण जो है वह समस्या केंद्रित होता है और यह शिक्षण जो है वह अधिक विचार युक्त होता है। इस शिक्षण के द्वारा छात्रों के मौलिक चिंतन पर बल दिया जाता है। फिर यानी कि छात्रों को स्वयं चिंतन करने पर या किसी समस्या के विषय में सोचने पर बल दिया जाता है। फिर है सृजनात्मक संबंधी कार्यों में सहायक होता है। नेक्स्ट है चिंतन प्रक्रिया में छात्र तथ्यों के आधार पर सामान्यीकरण करते हैं व नए तथ्यों की खोज करते हैं। यानी कि चिंतन प्रक्रिया के अंतर्गत छात्र जो भी समस्या उनको दी गई होती है उसका सामान्यीकरण करते हैं और उस समस्या को उसका समाधान करने के लिए जो भी नवीन तथ्य होते हैं या जिन भी फैक्ट्स की ज़रूरत होती है उन फैक्ट्स की खोज करते हैं। छात्रों को उत्प्रेरित करना जो है वह शिक्षक का प्रमुख कार्य है कि जो भी समस्या उनके सामने है या छात्रों को जो समस्या दी गई है उसके समाधान के लिए छात्रों को प्रेरित करना शिक्षक का काम होता है। फिर छात्रों में आत्मविश्वास, निर्भीकता एवं क्रियाशीलता का विकास होता है। चिंतनशील शिक्षण के माध्यम से छात्रों में, क्योंकि वे सोचने विचारने की शक्ति जो है उनकी डेवलप हो जाती है, उसकी वजह से उनके अंदर कॉन्फिडेंस डेवलप होता है और उनको अपने विचार जो है प्रकट करने में वे निर्भीक हो जाते हैं और एक्टिवली वे अपने विचार जो है वो दूसरों के सामने प्रस्तुत कर सकते हैं। तो इस प्रकार से उनमें आत्मविश्वास की वृद्धि होती है। चिंतनशील शिक्षण में विद्यार्थी में आलोचनात्मक दृष्टिकोण उत्पन्न किया जाता है, यानी कि जो भी समस्या है उसके हर पहलू के बारे में सोचना, विचारना और उसका समालोचना करना जो है वह छात्र सीख जाता है। अब हम बात करेंगे चिंतन शिक्षण के गुणों की या मेरिट्स ऑफ रिफ्लेक्टिव टीचिंग की। तो चिंतनशील शिक्षण के गुणों की अगर हम बात करते हैं तो इसके द्वारा समस्याओं का मौलिक समाधान जो है वह प्राप्त किया जा सकता है। फिर है इसमें ऐसी परिस्थिति का निर्माण होता है जिसमें छात्रों को स्वतंत्र चिंतन करने का अवसर मिलता है। फिर है यह शिक्षण मनोवैज्ञानिक एवं शैक्षिक दृष्टिकोण पर आधारित होता है और इसमें मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों का पूर्ण रूप से पालन जो है वह किया जाता है। यानी कि यह विधि जो है या यह शिक्षण जो है वह छात्र केंद्रित होता है। इसके द्वारा छात्रों में सृजनशीलता का विकास होता है, क्योंकि समस्या का समाधान करने के लिए उन्हें स्वतः ही सोचना विचारना होता है। तो इस प्रकार से उनकी जो क्रिएटिविटी होती है वह डेवलप होती है। और अब जैसा कि हम जानते हैं कि मनुष्य का जो जीवन है वह समस्याओं से भरा हुआ होता है। अनेक प्रकार की समस्याएं जो हैं बालकों को उनके भावी जीवन में फेस करनी पड़ सकती है। तो उन समस्याओं का भली भांति समाधान करने में भी चिंतनशील शिक्षण या रिफ्लेक्टिव टीचिंग जो है वो बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। फिर हम बात करेंगे चिंतनशील शिक्षण के दोष की।
या डीमेरिट्स ऑफ रिफ्लेक्टिव टीचिंग की। सभी स्तर की कक्षाओं के लिए यह विधि उपयुक्त नहीं है। यह विधि केवल उच्च कक्षा के छात्रों के लिए ही उपयुक्त है और इसमें छात्रों के अनावश्यक उत्तेजित होने और शोरगुल में फंसने की जो है वह संभावना होती है, क्योंकि कई बार जब छात्र जो है वो अपने अलग अलग विचार प्रस्तुत करते हैं तो कई बार उनमें बहस हो सकता है और वे व्यर्थ के तर्क करने में अपना समय जो है वह व्यर्थ कर सकते हैं, नष्ट कर सकते हैं। फिर है स्मृति तथा बोध स्तर के शिक्षण के भांति चिंतन स्तर में किसी निश्चित कार्यक्रम का अनुसरण जो है वह नहीं किया जाता है। इससे केवल पाठ्यक्रम, पाठ्यवस्तु व पाठ्यपुस्तकों तक ही सीमित नहीं किया जा सकता है। इसका जो दायरा है वह बहुत व्यापक होता है, तो उसकी वजह से कभी कभी इस विधि का प्रयोग करने पर जो शिक्षण या पाठ्यक्रम जो है वह समय पर पूर्ण नहीं किया जा सकता है। फिर एक अच्छे शिक्षक द्वारा ही इस विधा का प्रयोग जो है वह सफल हो सकता है। एक योग्य, अनुभवी और कार्यकुशल शिक्षक ही जो है वह इस शिक्षण को प्रभावी रूप से संपन्न करा सकता है। तो एक अच्छा शिक्षक ही जो है वह इस विधा का प्रयोग सफलतापूर्वक कर सकता है। तो ये थे चिंतनशील शिक्षण के दोष, और अब हम बात करेंगे चिंतनशील शिक्षण को प्रभावी बनाने के उपाय। ये कुछ पॉइंट्स हैं जिनका प्रयोग करके हम इस शिक्षण को अधिक उपयोगी जो है, अधिक प्रभावी जो है वह बना सकते हैं। सबसे पहला जो है वह है विचार प्रकट करने की आवश्यकता पर अधिक से अधिक बल देना चाहिए। यानी कि छात्रों को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए कि वे अपना स्वतंत्र रूप से अपने विचार जो हैं वह प्रकट करें, और विचार प्रकट करना इस विधि में बहुत आवश्यक है, क्योंकि उसके बिना छात्र जो हैं इस प्रकार के शिक्षण में सफल नहीं हो सकते हैं। फिर नेक्स्ट है विचारों की स्वतंत्रता का स्वागत किया जाना चाहिए। छात्रों द्वारा जो भी विचार प्रकट किए जा रहे हैं यानी कि उनका स्वागत किया जाना चाहिए और उनको अपने विचार जो हैं स्वतंत्र रूप से प्रकट करने देने की अनुमति जो है वह होनी चाहिए। यानी कि छात्र कक्षा का वातावरण शिक्षक द्वारा ऐसा बनाना चाहिए जिसके द्वारा कि छात्र जो हैं वह स्वतंत्रता पूर्वक अपने विचार प्रकट कर सकें। फिर है दूसरों की आलोचना करने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। जैसा कि हम जानते हैं इस विधि में छात्रों को अपने विचार जो हैं वह प्रकट करने होते हैं, तो यह आवश्यक नहीं है कि जो भी विचार छात्रों द्वारा प्रकट किए जा रहे हैं वह सही ही हों, और वह सही हों तो जो भी विचार सही या गलत और जिनका कि कोई औचित्य हो या नहीं हो, किसी भी प्रकार के ज़रूरी नहीं कि वो उनके जो विचार हैं वह सार्थक ही हों, तो लेकिन फिर भी उनको स्वतंत्र रूप से अपने विचार जो हैं वह प्रकट करने की अनुमति दी जानी चाहिए, लेकिन उन विचारों को दूसरे छात्रों द्वारा आलोचना करने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। फिर यह छात्र केंद्रित विधि है, क्योंकि यह छात्रों को स्वयं ही अपनी समस्याओं का समाधान जो है खोजना होता है, और इसमें शिक्षक जो है वह केवल मार्गदर्शक की भूमिका में होता है। जहाँ छात्रों को आवश्यकता होती है शिक्षक जो है उनकी हेल्प करता है और उनका मार्गदर्शन करता है। सामान्य कक्षा परिस्थिति में भी इसका प्रयोग जो है वह संभव होता है। इसके लिए हमें कोई अलग से संसाधनों की आवश्यकता नहीं होती है, और इसके द्वारा छात्रों को दूसरों का दृष्टिकोण समझने व धैर्य बनाए रखने का प्रशिक्षण मिलता है। और इसीलिए इसे प्रजातांत्रिक विधि कहा गया है कि जिसमें छात्रों को अपने विचार प्रकट करने की अनुमति होती है, यानी कि स्वतंत्र रूप से वे अपने स्वयं के विचार प्रकट कर सकते हैं। साथ ही साथ उन्हें दूसरों के दृष्टिकोण और दूसरों के विचारों से भले ही वे सहमत ना हों, लेकिन उनका सम्मान करना जो है वह सिखाया जाता है। तो इस प्रकार से अपने विचार प्रकट करना और दूसरे के विचारों को सुनने में उनके अंदर धैर्य की भावना जो है वह विकसित होती है। तो इस प्रकार उन्हें दूसरों का दृष्टिकोण समझने और स्वयं धैर्य बनाए रखने का प्रशिक्षण भी इस विधि के माध्यम से मिलता है। आशा है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। धन्यवाद।